नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको अवगत कराते हैं कृषि एवं बागवानी से जुड़े विभिन्न विषयों के बारे में और उनसे जुड़ी ढेर सारी जानकारी के बारे में भी। तो दर्शकों, इसी कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में आज के हमारे कार्यक्रम का विषय रहेगा औषधीय मशरूम की उन्नत खेती। और इस विषय में अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी हैं, जो शोध सहायक हैं वर्तमान में क्रॉप इम्प्रूवमेंट डिवीज़न CPRI शिमला में। तो सर आपका हमारे स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। तो सर, आपने पूर्व में मशरूम पे भी काम किया है, तो जैसे आज का हमारा विषय है औषधीय मशरूम की खेती, तो इसमें अगर आप मशरूम के बारे में बताएं तो हम औषधीय जैसे हम बात कर रहे हैं तो मशरूम कितने प्रकार के होते हैं और जो औषधीय मशरूम स्पेसिफिकली है ये किस तरह के मशरूम है? जो मशरूम की खेती है वो पहले तो हम बटन मशरूम की बात करते थे, जो पुराने टाइम में जो जिसे श्वेत मशरूम भी बोलते हैं। तो पहले तो इसी की खेती होती थी लगभग 1960 के आसपास, सोलन के जो कसौली और चायल के एरिया के आसपास व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती की गई थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते गए, जैसे हमारी तकनीकी और विकसित होती गई, तो हमने और भी मशरूमों की जो है हमने खेती करना शुरू की। तो इसमें बहुत सारी मेडिसिनल मशरूम है जो आज हमारी देश में जो उगाए जाते हैं, और उनमें से प्रमुख है जैसे शिटाके मशरूम है, गैनोडर्मा है, ढिंगरी मशरूम है, उसके बाद हेरिसियम है जिसे मंकी हेड मशरूम भी बोलते हैं, और कॉर्डिसेप्स है। तो इन जो ये सारे मशरूम हैं, इनकी आज हमारे देश में जो है व्यावसायिक स्तर पर इनकी जो है प्रोडक्शन की जा रही है। जी। सो जैसे अभी आपने देश की बात की, तो अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो प्रदेश स्तर पे किस तरह से कार्य हो रहा है सर, अगर हम मशरूम की खेती के बारे में बात करें और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें औषधीय मशरूमों की? आज हिमाचल में भी काफ़ी हमारे किसान बागवान या जो एंटरप्रेन्योर है वो काफ़ी शिटाके मशरूम की खेती कर रहे हैं, जो लगभग 10-15 साल पहले वो नहीं होती थी। पहले जो किसान बागवान थे खाली जो हमारा श्वेत बटन मशरूम है उसी के ऊपर फोकस करते थे। लेकिन आज धीरे धीरे जैसे तकनीकी आगे बढ़ रही है, जैसे आजकल सोशल मीडिया में जैसे आजकल इसके मार्केटिंग के ऑप्शन मिल रहे हैं, तो लोग जो है औषधीय मशरूम की तरफ भी जा रहे हैं। तो आज ढिंगरी जो है, ढिंगरी भी काफ़ी स्तर पे उगाई जा रही है, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में उगाई जा रही है हिमाचल के। और ये हमारा शिटाकी मशरूम है, ये भी काफ़ी प्रचलित हो रहा है। जी। तो सर, जैसे हम बटन मशरूम्स देखते हैं जो मार्केट में है, उन्हें हम जनरली सब्जी की तरह खाते हैं या फिर सीधा ही कंज्यूम कर लेते हैं। तो जो औषधीय मशरूम है, तो सर क्या इन्हें सीधा खाया जा सकता है जैसे रॉ कच्चा होता है, या इसको कोई प्रोसेसिंग की विशेष ज़रूरत होती है? हाँ, ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा शिटाके मशरूम है, ये मशरूम जनरली जापान में पाया जाता था। तो जापान या जो हमारा पूर्वी एशियाई देश है उनमें ये बहुत प्रचलित है ये मशरूम। लेकिन पिछले 20-25-30 साल से हिंदुस्तान में भी इसका काफ़ी प्रोडक्शन हो रही है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों रूप में इसको हम वो कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसको ताज़ा भी खाया जाता है और इसको हम सन ड्राई या प्रोसेसिंग करके इसको सुखा भी सकते हैं, और जिससे इसकी जो है वो शेल्फ लाइफ इसकी बढ़ जाती है। और ढिंगरी है, जैसे ढिंगरी मशरूम है या उसको ऑयस्टर मशरूम भी बोला जाता है, उसका भी हम उसको ताज़ा भी खा सकते हैं और उसको हम ड्राई करके उसको प्रिजर्व करके आगे या उसको मार्केट में आगे बेच सकते हैं। तो लेकिन जैसे कुछ एक मशरूम है जैसे गैनोडर्मा है, उसको एज हम सब्जी के रूप में नहीं खा सकते, लेकिन प्रोसेसिंग में उसकी कॉफ़ी पाउडर उसका यूज होता है कॉफ़ी में, उसको सप्लीमेंट करके, और उसके कैप्सूल बनते हैं उसके, तो उसको एज हम औषधीय रूप में ले सकते हैं, उसको एज सब्जी नहीं यूज कर सकते। बाकी जैसे दूधिया मशरूम है उसको हम खा सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। और पैडिस्टा मशरूम है उसको हम ताज़ा खा सकते हैं, उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते। तो ये ऐसे है। जैसे हम अगर इसकी बात करें कॉर्डिसेप्स की बात करें तो इसके एज अ सप्लीमेंट यूज होता है इसका। जी। तो सर, जैसे मशरूम की खेती की बात करते हैं हम, एक तो जो परंपरागत तौर पे बटन मशरूम्स की चली रही है, तो जो अगर हम औषधीय मशरूमों की बात करें तो क्या उसी तरह से चलती है सर कि कुछ विशेषताएं रहती है कि कुछ अलग तरीके से किया जाता है? नहीं, इनका जो प्रोसेस है, जो इनका जो पैदावार है वो काफ़ी, जो प्रोसेस है वो बहुत अलग है इनकी। बटन मशरूम का तो इसमें हम जो इसका जो सबस्ट्रेट रहता है, इसमें जो मतलब कंपोस्ट रहती है, वो इसका जो प्रोसेसिंग बिल्कुल अलग है। लेकिन जो औषधीय मशरूम है ये हम इसको
इंडोर कल्टीवेट कर सकते हैं, मतलब इसको घरों के अंदर कर सकते हैं इसको। हाँ जी, और इसका जो कंपोस्ट है वो भी अलग प्रकार की रहती है इसकी। जी जी। तो जैसे सर आपने कंपोस्ट की भी बात की, जो हमारा क्योंकि हम कोकोपीट या बुरादा इस तरह का यूज़ करते हैं, तो जो औषधीय मशरूम है सर, इसमें किस तरह से कंपोस्ट बनाया जाता है? इसमें जो है जितने मैंने मशरूम के नाम लिए, जैसे गैनोडर्मा है, शिटाके है, या हमारा ढिंगरी है, या मिल्की मशरूम है, या हमारा कॉर्डिसेप्स है, या हेरिशियम मशरूम है जिसे मंकी हेड भी बोलते हैं, इनका सब का प्रोसेस अलग अलग है इनका। जी। तो जैसे हम ढिंगरी की बात करें तो ये जो हमारी गेहूं की तोड़ी होती है उसको हम गीला करते हैं उसको, और जब उसका मॉइस्चर 70 से 75% रहता है तब हम उसको यूज करके उसमें हम स्पॉन मिक्स करते हैं। स्पॉन मशरूम की भाषा में जो इसका बीज होता है उसको स्पॉन बोला जाता है उसको। तो ये प्रोसेस है ढिंगरी का। तो ढिंगरी का जो प्रोसेस है बहुत आसान है। हाँ, उसको हम जो हमारा सबस्ट्रेट है उसको केमिकली या हम ऑटोक्लेव के अंदर एक मशीन होती है उसके अंदर इसको पाश्चराइज करते हैं ताकि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है जो वो वहाँ से वॉश आउट हो जाए, और उसके बाद उसमें हम स्पॉन मिक्स करके उसको क्रॉपिंग रूम में रख देते हैं। तो वो वहाँ से पैदावार स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे जो माइसीलिया है वो फैलना शुरू हो जाता है और उसमें जो मशरूम आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शिटाके की और गैनोडर्मा की, तो इसमें जो है गेहूं की तोड़ी यूज नहीं होती। इसमें जो चौड़े पत्ते वाले जो लकड़ी का बुरादा है इसमें वो प्रयोग होता है इसमें। हाँ जी। तो उसे कैसे बनाते हैं सर? उसका जो बनाने का जो तरीका है उसको भी हम उसकी पानी से पहले उसको गीला करते हैं ताकि उसमें प्रॉपर जो उसमें नमी मॉइस्चर आ जाए। उसके बाद हम उसमें जो है उसका पीएच मेंटेन करते हैं उसका, और उसके बाद हम उसको ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव एक मशीन होती है, कुकर जैसी बड़ी मशीन होती है, उसमें तापमान और टेम्परेचर और उसमें प्रेशर जो है वो नियंत्रित रहता है उसमें। तो उसमें हम उसको स्टेरिलाइज करते हैं। उसके बाद जो है उसमें जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें हम फिर बीज उसका जो स्पॉन है वो मिक्स करते हैं। उसके बाद उसको हम नियंत्रित कक्ष में रख देते हैं ताकि उसका जो बीज है प्रॉपर उसमें फैल जाए। जी। तो जैसे हम मशरूम की खेती की बात करते हैं, तो जो वर्तमान में जो किसान हिमाचल प्रदेश में हैं वे अपनी जो फसलें हैं या कोई फल है या बागवान है उस तरह से काम कर रहे हैं। तो सर जो मशरूम की खेती है वो एक सब्सिडियरी मानी जाती है कि कोई फुल फ्लेज्ड खेती इसको नहीं मानते। तो हिमाचल प्रदेश में आप क्या संभावनाएं देखते हैं सर कि क्या फुल फ्लेज्ड भी इसे किसान अपना रहे हैं या अपना सकते हैं? उसके बारे में कृपया बताएं। हाँ, इसमें हिमाचल में जो है बहुत सारे लोग जो है ये फुल टाइम इसको जैसे कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पे भी यूज करते हैं। हिमाचल में बहुत सारे हमारे जो एंटरप्रेन्योर है वो इसमें कल्टीवेट करते हैं मशरूम। जो हमारा हिमाचल का बॉर्डर एरिया है, खासकर कांगड़ा का, नूरपुर उस तरफ का, ये हमारा नालागढ़ या सोलन का एरिया या पौंटा साहिब का एरिया, यहाँ जो है लोग काफ़ी जो है औद्योगिक स्तर पे इसका पैदावार लेते हैं इसकी। और वो फार्मर नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर है और लार्ज स्केल में उसकी प्रोडक्शन करते हैं और नियर बाई स्टेट में इसकी जो है मार्केटिंग करते हैं। जी। तो सर जैसे आपने बीज की बात की, स्पॉन जो हम बनाना चाहते हैं मशरूम्स का, तो सर जो हिमाचल प्रदेश में आपने कहा जो मुख्य तौर पे शिताके और जो इस तरह की ढिंगरी इस तरह के मशरूम्स हैं, तो ये किस तरह से बनता है ऐसा इसका स्पॉन, और क्या इसका दूसरे वाले जो बटन मशरूम्स है उसकी तरह ही रहता है प्रोसेस की कुछ अलग है? हाँ, इसका जो स्पॉन है वो लगभग बटन मशरूम की तरह ही रहता है, जिसमें कि हम गेहूं के दाने को यूज़ करते हैं। उसमें गेहूं के दाने को पहले ऑटोक्लेव किया जाता है, उसको पहले भिगोया जाता है, उसको ऑटोक्लेव करके उसमें हम फिर जो मदर कल्चर होता है, मदर कल्चर जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब होती है वहाँ से हम जो है कल्चर उठा के फिर हम उसमें उस बैग में डालते हैं, स्पॉन बैग में डालते हैं, और जब वो इनक्यूबेटर में उसको रख देते हैं, हम कंट्रोल्ड कोई कमरा है उसमें रख देते हैं, नियंत्रित कमरे में। जब वो फैल जाता है तो 10-15 दिन में वो जो है वो स्पॉन तैयार हो जाता है, ताकि हम आगे उसको कंपोस्ट के दौरान जब हम मशरूम कल्टीवेशन करते हैं तो वहाँ उसको मिक्स कर सकें। जी। तो सर अगर हम समय की बात करें, क्योंकि जो मशरूम्स हैं वो जनरली 1-2 महीना या 2-3 महीने के हम आसपास उसकी फसल देखते हैं, तो हिमाचल में क्योंकि हम देखते हैं कि एक तापमान का भी एक समय रहता है कि जो इनके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है कि 30 डिग्री से आसपास में बनते हैं, तो सर किस टाइम में हम देखते हैं कि कितना समय लगता है जो औषधीय मशरूम है उनको उगने में? एक्चुअली मशरूम की खेती 2 प्रकार से की जा सकती है। एक तो है कि आप इंडस्ट्रियल स्केल पे आपका पूरा सेटअप है, पूरा कंट्रोल यूनिट है आपका, तो उसमें तो आपका पूरा फैसिलिटी रहेगी, आपकी जो आपके क्रॉपिंग रूम होंगे वो आपका कंट्रोल्ड होंगे। दूसरा ये है कि किसान जब सीजन आता है तो उसी दौरान उसको कल्टीवेट करते हैं उसको। तो सीजनली जब आप कल्टीवेट करेंगे तो वो बहुत सस्ता बैठता है, उसमें आपको ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती।
तो हिमाचल में जो मार्जिनल फार्मर है वो तो जनरली सीजनली ही ग्रो करते हैं इसको। जी जी जी। तो सर औषधीय मशरूमों में कितना समय लगता है जनरली? जो औषधीय मशरूम है वो अगर हम इसकी बात करें तो लगभग 70 से 90 दिन में जो है शिटाके है, गैनोडर्मा है, इसकी क्रॉप हम तैयार हो जाती है 70 से 90 दिन में। जी। तो सर जैसे हम हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं मशरूम्स के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से मशरूम हैं जो ज़्यादातर जिनकी पैदावार है औषधीय मशरूमों में, अगर हम बोलें? अगर हम औषधीय मशरूम की बात करें तो हिमाचल में जो है जैसे ढींगरी मशरूम है, ये इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है क्योंकि इसका जो खेती करने की जो विधि है बहुत आसान है इसकी। जी हाँ जी। और अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो शिटाके मशरूम भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और इसका भी बहुत जो है स्कोप है इसका, और इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है औषधीय गुणों से भरपूर है ये। तो ये दो मशरूम तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रहे हैं। जी सर, अगर मान लीजिए कोई किसान है या कोई नवयुवक है आज के समय में, तो एंटरप्रेन्योरशिप आप देखते हैं कि एक अच्छी एक्टिविटी जो है वो ग्रामीण स्तर पे चली गई है, तो उसमें अगर कोई अपना सेटअप करना चाहे सर मशरूम का यूनिट, तो आप उसको कैसे बताएंगे कि स्टार्टिंग से वो कैसे शुरू करे अगर वो औषधीय मशरूमों पे जाना चाह रहा है? अगर कोई जो हमारा बेरोजगार किसान या कोई ऐसा बेरोजगार युवक है, युवा साथी है, तो वो क्या कर सकता है कि पहले उसको ट्रेनिंग लेनी चाहिए सबसे पहले। जी। अगर वो अच्छे से काम को समझ ले कि कैसे काम करना है तो सबसे पहले उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत रहेगी, और उसके बाद जब ट्रेनिंग के दौरान उसको सारी चीज़ें बताई जाएगी कि आपको रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, आपको कितना एरिया चाहिए आपको यूनिट सेटअप करने के लिए, तो उसके हिसाब से ट्रेनिंग के हिसाब से वो अच्छे से कर पाएगा। और इसमें एक बात मैं और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि मशरूम एक ऐसी फसल है इसमें जो है ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती। जो है बागवान किसान जो है कम ज़मीन पे भी इसकी अच्छी खासी इसमें पैदावार ले सकता है, क्योंकि इसमें ये पूरा इंडोर प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा ज़मीन की या खेतों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। जी, तो सर किस तरह से सेटअप करेगा वो? अगर मान लीजिए एक कमरे में करना चाह रहा है तो उसको कितनी क्रॉप मिल जाएगी? और अगर स्टार्टिंग का क्योंकि हम देखते हैं कि कैपिटल इंटेंसिव होती है चीज़ें, जब भी हम देखते हैं कि पैसा लग रहा है किसी चीज़ में, तो कितना पैसा लग जाएगा सर उसका सेटअप करने में, हम वो जानना चाह रहे हैं। मैं तो किसानों को पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर वो शुरुआत कर रहे हैं तो उनको कंपोस्ट बाहर से खरीद के लानी चाहिए। जी। और उसको वो जो भी उनके पास स्ट्रक्चर है वहाँ पे उसको आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाओ, और फिर देखो उसमें कितने उनको मुनाफा हो रहा है और कितना क्या क्या उनको दिक्कत आ रही है। तो पहले उनको ज़्यादा लार्ज स्केल पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पहले स्मॉल स्केल पे जो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है पहले उस पर करो। जी। और फिर वहाँ सीखो कि वो कैसे, उनमें क्या क्या कमियाँ रही, फसल कैसी रही, क्या क्या दिक्कतें उनको आ रही है। तो जैसे उनको दिक्कत कोई आ रही है तो वो जैसे खुम्ब अनुसंधान निदेशालय चंबा घाट में सोलन में, या हमारा डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी में ये डिवीज़न है पे, वहाँ के एक्सपर्ट से वो बात कर सकते हैं और वो अपनी समस्या का हल कर सकते हो। फिर धीरे धीरे उनको वो अपना काम जो है बढ़ाना चाहिए। जी। सर जैसे हम देख रहे हैं कि आज के समय में पराली जो है एक बहुत बड़ी या विकट समस्या है किसानों के आगे, कि जब उनका धान या फिर गेहूं की जो क्रॉप है जब वो कट जाती है तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भूसा बच जाता है, तो उसको हम देख रहे हैं कि कुछ किसान जो है वो जला देते हैं या फिर वैसे ही पड़ा रहता है या फेंक देते हैं, या कई जगह चारों में भी इस्तेमाल हो जाता है जानवरों के लिए। तो सर इससे क्या हम इसके कंपोस्टिंग में कुछ कर सकते हैं मशरूम्स के लिए, तो उस पर कृपया बताएं। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो भूसा लोग जनरली खेतों में रह जाता है उसको जला देते हैं या वो ज़्यादा अच्छे से यूज नहीं हो पाता, तो ये मशरूम जो उगाने की एक विधि है, ये इसमें जो हमारे जो कृषि के अवशेष है इसमें जो कंपोस्टिंग में जनरली यही यूज होते हैं। ज़्यादातर हमारा जो गेहूं की तोड़ी है, जैसे हम ढींगरी मशरूम की बात करें जिसे ओस्टर मशरूम भी कहते हैं, तो इसका जो कंपोस्ट है वो इसमें गेहूं की तोड़ी यूज होती है उसमें। हाँ, तो इसमें किसान जो भाई हमारे आराम से इसका कंपोस्ट में यूज करके एक अच्छी आमदनी कमा सकते हैं ढींगरी उगा के। और ढींगरी तो लोकल मार्केट में बिक जाती है, आसानी से बिक जाती है और इसकी मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लोकल मार्केट में बहुत अच्छे से बिक सकती है ढींगरी। जी। तो सर अगर हम आय की बात भी करें इनमें से, कि जैसे हम कंपोस्ट बना रहे हैं मशरूम के लिए, तो जो किसान है जो अपने खेतों में फसल ही उगा रहा है जिसको मशरूम नहीं करना है, तो जो मशरूम यूनिट सेट कर रहा है उसको कितनी लागत पड़ जाती है, और जो किसान है क्या उसकी आय में कोई वृद्धि होती है अगर उस भूसे को वो बेचे जो बच जाता है, तो उसमें आय वृद्धि की क्या संभावना है? हम चाहे मशरूम वाले जो यूनिट के पर्सपेक्टिव से बात करें, चाहे आप किसान के परिप्रेक्ष्य में बात करें।
नहीं, देखो अगर जो हमारे कृषि अवशेष रहते हैं, अगर उनको किसान अगर खुद भी यूटिलाइज करे, क्योंकि जब वो बेचेगा तो उसको इतनी अच्छी आमदनी नहीं होगी उससे, लेकिन जब वो मशरूम के कंपोस्ट उससे बनाएगा, खाद बनाएगा, तो वो अपने उसमें अपने खेत में भी वो कुछ स्ट्रक्चर खड़ा करके, टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा करके ढींगरी, तो वहाँ भी वो पैदा कर सकता है। तो अगर वो खुद इसमें वो करता है, अगर 15,000 अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें, 15,000 की अगर वो इसमें लागत आती है, तो जो उसका मुनाफा होगा वो लगभग उससे 3 से 3.5 गुना ज़्यादा, वो लगभग 45 से 60 दिन में वो कमा लेगा। तो मेरे ख्याल से तो उसको वो खुद उसका प्रयोग खुद करना चाहिए। जी। सो जैसे हम मशरूम की बात करते हैं, जब हमने मशरूम उगाया हुआ है तो उसमें से कई बार कंटेमिनेशन आ जाती है कि जो मशरूम है उसके अलावा कुछ और विषैले पदार्थ भी वो उसमें आ जाते हैं, तो उसको कैसे प्रबंधन किया जाता है सर, अगर हम बात करें उगाते हुए? क्योंकि कई बार टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाता या कोई जलवायु परिवर्तन होगा जो नॉर्मल कंडीशंस में लगा रहा है किसान, तो वो कैसे उसको मैनेज करें? एक्चुअली जो मशरूम की जो खेती है, ये एक एक्चुअली बहुत ही एक थोड़ा इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। इसमें आदमी को निपुण होना बहुत ज़रूरी है। तभी मैंने बोला था कि अगर किसान थोड़ा लार्ज स्केल पे करता है तो उसको खुद पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक बार जैसे आपने कंटामिनेशन या उसमें उस चीज़ की बात की, मान लो कोई ऐसी अनवांटेड बैक्टीरिया या फंगस वो ग्रो हो गए, तो उनको नियंत्रित करना बहुत थोड़ा मुश्किल रहता है उसमें, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है तो कहीं ना कहीं मतलब टेक्निकली वो दिक्कत है कि हमारा जो खाद है वो अच्छे से नहीं बनी है, उसमें पास्चराइजेशन प्रॉपर नहीं हुई है, तो उसकी वजह से वो आई है हमारा, या टेम्परेचर ह्यूमिडिटी उसमें कम ज़्यादा हो गई है, तो या हमारा स्पाउन अच्छा नहीं था, या हमने जो गेहूं की हमने जो तूड़ी ली है वो अच्छी जगह से नहीं उठाई है, उसमें कोई दिक्कत थी। तो जो इन सब चीज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से करना पड़ता है, तो इसलिए सबसे पहले किसान भाई को ट्रेनिंग लेनी चाहिए, किसान भाइयों को, और उसके बाद ही काम जो है शुरू करना चाहिए, ताकि वह काम को अच्छे से समझ ले। जी। तो जैसे कई बार हम देखते हैं कि मार्केट में विषैले मशरूम भी आ जाते हैं, या कोई बीमार हो जाता है कोई मशरूम खाने के लिए, किसी को एलर्जी हो जाती है, तो उससे कैसे बचा जाए सर कि मशरूम में जो है वो टॉक्सिन्स ना आए, या उनका पता कैसे लगाया जाए? नहीं, वैसे तो आज तक हमने ऐसा कम ही सुना है कि मार्केट में विषैले पदार्थ आते हैं। हाँ, इतना जरूर सुना है, इतना जरूर सुना है कि जैसे लोग जो है, जब आजकल बरसात का सीजन है तो लोग जो है जंगल से मशरूम इकट्ठे करते हैं, जंगली मशरूम इकट्ठे करते हैं। तो जो जंगली मशरूम का जो खाने का तरीका है, एक्चुअली हमारा पारंपरिक ज्ञान है, जैसे हमारे बुजुर्गों के पास ज्ञान था कि इस मशरूम को खाते हैं, इसको नहीं खाते, कई बार गलती से हम दूसरा भी ले आते हैं, तो उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उसमें कोई विषैला मशरूम आ जाए, वो तो जानलेवा हो सकता है, तो हमें उनको सोच समझ के खाना चाहिए। लेकिन जो हम कमर्शियल स्केल पे जो हम पैदावार करते हैं, तो इसमें तो कोई चांस नहीं रहता कि ऐसा कोई विषैला मशरूम आएगा, क्योंकि उसमें हम वही मशरूम यूज करते हैं जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, और जो उनका मतलब विज्ञान की जगत में उसका पहले से उसको पहचान मतलब जो सर मशरूम के यूनिट्स हैं, क्या उनके ऊपर कोई रेगुलेशंस भी है सरकार की, या वो अपने स्तर पे ही उसको मैनेज करते हैं कि कोई ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो मशरूम्स में? नहीं, वो ऐसा तो कोई रेगुलेशन नहीं है, वो अपने स्तर पे ही मेंटेन करते हैं, पर हर कोई जो प्राइवेट है या सरकारी है वो चाहता है कि फार्मर है, कोई एंटरप्रेन्योर है, उनको हम जो प्रोडक्ट बेचें अच्छा बेचें। क्योंकि सर अगर स्पॉन लेवल पे ख़राब हो जाता है, कई बार बीज गलत आ जाए या कहीं से, तो समस्या हो सकती है। नहीं, इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं रहती। जनरली जो किसान या जो भी है जिसका स्पॉन यूनिट है, वो जो वहाँ स्ट्रेन या जो प्रजाति मशरूम की यूज करता है, वो एक हमें ऑथेंटिकेटेड जो हमारा सोर्स होता है वहीं से परचेज करता है वो। हाँ जी, तो वो परखी गई होती है कि ये इसमें ऐसा टॉक्सिन नहीं है, क्योंकि टॉक्सिन होने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो कमर्शियल यूज हो रही है, वो थ्रू आउट इंडिया हो रही है, हर जगह यूज हो रही है। हाँ, टॉक्सिन का हो सकता है जो हम जंगल से हम कलेक्ट करते हैं, उसमें चांसेस रहता है कि उसमें विषैले पदार्थ हो और वो जानलेवा हो सकते हैं। जी। सो जैसे हम देखते हैं कि जो मशरूम्स हैं इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो भी काफ़ी कम रहती है, 2-4 दिन में जो जनरली ख़राब हो जाते हैं, तो सर उसके बाद अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट के बाद की बात करें तो उसमें प्रोसेसिंग की क्या संभावना है सर मशरूम में? क्योंकि जैसे हम टमाटर देखें तो उसकी सॉस बना सकते हैं, या बाकी जो फल है उनका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनता है, तो मशरूम्स में क्या क्या संभावना है सर अगर हम बात करें? देखो, मशरूम भी 2 प्रकार के, एक जैसे हम बटन मशरूम की बात करें तो उसमें थोड़ा औषधीय गुण थोड़ा कम है, प्रोटीन तो उसमें बहुत ज़्यादा है। अगर हम उसकी प्रोसेसिंग की बात करें तो हमारे हिमाचल में या हमारे भारतवर्ष में उसका जो कंजप्शन है उसको फ्रेश ही यूज़ किया जाता है, लेकिन हाँ उसको एज अ कैनिंग उसका डिब्बा बंद करते हैं तो वो करते हैं लोग, लेकिन उसको थोड़ा कम प्रेफर करते हैं लोग, उसको ताज़ा खाना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे हम दूसरे मशरूम की बात करें, जैसे
औषधीय मशरूम है, तो इसमें मैंने बोला कि जैसे शिटाके मशरूम है, ढिंगरी मशरूम है, और इनको हम जो है सन ड्राई कर सकते हैं, या इसको हम प्रिजर्व, इसको हम ताज़ा भी खा सकते हैं, और इसको प्रिजर्व करके हम इसको एज ए पिकल भी बना सकते हैं, इसकी न्यूट्री बना सकते हैं, या तो इसको हम वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम इसको प्रिजर्व करके सन ड्राई करके इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और जैसे हमारे और भी औषधीय मशरूम है, जैसे गैनोडर्मा की बात की थी मैंने, तो इसका तो पाउडर फॉर्म में बिकता है ये, तो वो उसका सेल्फ लाइफ तो बहुत लंबा रहता है। अगर हम इसकी कॉर्डिसेप्स की बात करें तो ये भी पाउडर फॉर्म में बिकता है, तो इसकी सेल्फ लाइफ भी साल 2 साल ऐसी तो रहती है इसकी। हाँ, सर जैसे आपने कहा कि जैसे औषधीय मशरूम है तो इसमें औषधीय गुण ज़ाहिर तौर पे हैं ही, तो सर इसकी प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं कि जनरली हमें जो सफ़ेद मशरूम है, बटन, वही मिलता है मार्केट में। तो उसके अलावा अगर प्रोसेसिंग की बात करें तो अगर किसान बाज़ार में बेचता है उसे, तो कहाँ पे प्रोसेस करेगा? अगर हमें प्रोसेस प्रोडक्ट चाहिए या औषधीय जो चीज़ चाहिए, क्या वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में मिलती है कि लोग वैसे भी कंज्यूम करते हैं सर? नहीं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जब किसान जब इसको करेगा तो एक्चुअली ये जो है उसको ये थोड़ा किसान स्तर पे नहीं होगा ये वाला। अगर आप कॉर्डिसेप्स की बात करेंगे, इसके लिए प्रॉपर सेटअप्स चाहिए, इसके लिए आपको लैब चाहिए, जैसे माइक्रोबायोलॉजी की लैब होती है पूरा, वो चाहिए। और क्योंकि इसके जो कल्टीवेशन है कॉर्डिसेप्स का वो इतना इजी नहीं है, वो आपको मीडिया बनाना पड़ेगा, मीडिया में इनोकुलम डालेंगे, तो ये पूरा आपका इंडोर प्रोसेस रहता है और पूरा लेबोरेटरी बेस्ड प्रोसेस है ये। तो इसमें प्रोसेसिंग थोड़ा टफ, इसका जो कल्टीवेशन थोड़ा टफ है। और हाँ, गैनोडर्मा की बात करें तो इसको आप कहीं टाई अप कर सकते हैं, कोई यूनिट है जो प्रोसेसिंग की है, तो वहाँ पर रॉ मटेरियल सप्लाई कर दिया, वहाँ पे वो उसको वो कर देंगे। और सर जैसे हमारे पास लोगों में क्या रहती है, आम भावना रहती है कि ये औषधीय मशरूम है तो उसे लोग वैसे ही खा लेते हैं, तो उसमें क्या परहेज़ करना चाहिए सर इनको? जो आपने कही 2-4 जो वैरायटीज़ थी, गाइनोडर्मा कही या कॉर्डिसेप्स कही, इन सब को क्या डायरेक्टली भी कंज्यूम करते हैं? क्योंकि कुछ लोग करते हैं, जो काफ़ी कुछ केसेस भी थे कॉर्डिसेप्स के बारे में, तो सर क्या भ्रांतियाँ हैं इसके बारे में? एक्चुअली जो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एक्चुअली जो यूनिट होते हैं, एक्चुअली जो R&D होते हैं, एक्चुअली इनके छोटे मोटे R&D होते हैं, या कहीं से ये आउटसोर्स करते हैं R&D, तो उन्होंने जो है जैसे जो साइंटिफिक लिटरेचर होता है उसके हिसाब से उन्होंने डोज फिक्स किया होता है कि ये इतना mg जो है एक दिन के लिए सेफ़ है। तो मेरे ख्याल से तो ऐसे तो नहीं खाना चाहिए। हाँ, जब जो आपके पास साइंटिफिक लिटरेचर अवेलेबल है उसी के हिसाब से इसको कंज्यूम करना चाहिए। जी सर, क्या सारे मशरूम्स जो हैं वो लैब में हम उगा सकते हैं, या कोई ऐसे मशरूम्स भी हैं जो कि बहुत रेयर है या औषधीय गुणों वाले हैं जो लैब्स में नहीं उगते हो? ऐसे भी कोई मशरूम? हाँ, जैसे हम पैडिस्टा मशरूम की बात करें, पैडिस्टा का नाम जैसे पुआल मशरूम बोलते हैं उसको, जो धान का पुआल होता है उसके ऊपर उगता है, वो आप ओपन स्ट्रक्चर में भी, अगर आप उसको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मिल रहा है तो आप ओपन स्ट्रक्चर में भी उसको उगा सकते हैं। तो उसका जो है ज़्यादा प्रोसेस ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि उसको धान का पुआल चाहिए और उसको स्पॉन चाहिए, स्पॉन उसमें मिक्स करना होता है और वो ओपन उसमें भी कल्टीवेट हो जाता है वो। सो जैसे मशरूम का कारोबार करना है अगर किसी व्यक्ति ने, तो उसको क्या कोई आर्थिक सहायता भी मिलती है सर सरकार द्वारा, अगर आपको पता हो स्कीम्स के बारे में? हाँ, अगर जैसे हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी एक्चुअली मशरूम जो की खेती या इसके एंटरप्रेन्योरशिप के अलग-अलग, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3 सेगमेंट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका पहला सेगमेंट रहेगा कंपोस्ट बनाना, दूसरा सेगमेंट रहेगा इसका बीज की इकाई स्थापित करना, और तीसरा सेगमेंट रहेगा इसकी खेती करना। तो हिमाचल प्रदेश जो हमारा उद्यानिकी जो निदेशालय है, जैसे नवभार में है, तो इनके पास स्कीम है, आई थिंक स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना, उसके तहत इसमें सब्सिडी का प्रावधान है। और जो हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू जो है सब्सिडी प्रोवाइड करता है। मुझे लगता है कि कंपोस्ट बनाने की इकाई के लिए लगभग 50% के आसपास होगा लगभग, और जो स्पॉन की इकाई स्थापित करने के लिए 40% के आसपास इसकी जो है अनुदान रहता है। जी, तो सर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी आज हमारे किसान और बागवान भाइयों को जो मशरूम की खेती करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। तो दर्शकों, आपसे मिलेंगे इसी कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।